तमन्ना, क्या करने लगी हो तुमने शॉपिंग पर जाना है या नहीं? अच्छा, एक हफ्ता हो गया था, आखिरी पेपर भी किश्वा ने छोड़ दिया और आज भी वो यूनिवर्सिटी नहीं आई। जैनब जो उसकी फिक्र में हलकान सी हो रही थी, खुद पर शदीद गुस्सा भी थी कि कभी उसने कोशिश ही नहीं की कि किश्वा के घर का एड्रेस ले लेती। कभी किश्वा ने बीमारी में भी ऐसे छुट्टी नहीं की थी, और 3 दिन पहले तो पेपर भी था। इसी फिक्र में वो कैंटीन में बैठी अभी भी मुसलसल उसका नंबर मिला रही थी, जो कल से उसे बंद मिल रहा था। जब उसे पास से किसी मर्द की खंकार की आवाज़ आई। सर उमर उसके साथ उसके पीछे हाथ बांधे खड़े थे। सर, जैनब फौरन खड़ी हुई। बैठ जाएं जैनब, मुझे बस आपके 2 मिनट ही दरकार है। जी सर। सवालिया नज़रों से उसने सर उमर को देखा। आपकी दोस्त किश्वा, वो काफ़ी दिनों से नज़र नहीं आई। मतलब, मुझे गलत मत समझिएगा, मगर कभी वो इतने दिन गैर हाजिर नहीं हुई ना? नहीं, मुझे भी नहीं मालूम वो कहाँ है, कैसी है, इवन उसका नंबर तक बंद है। वो परेशानी में महसूस ही नहीं कर पाई कि वो अपनी दोस्त की ज़ाती मालूमात किसी गैर को दे रही थी, वो भी गैर मर्द को। उमर भी परेशान हुआ। दोपहर का वक्त था। दाऊद हस्बे मामूल सोया हुआ था। किश्वा बेड पर बैठी आसपास की दीवारों के उड़े रंग देख रही थी। ड्रेसिंग टेबल मौजूद था, मगर उसका शीशा उतरा हुआ था। शदीद दुख हुआ उसे दाऊद के हाल पर, और उससे भी ज़्यादा अफसोस उसे दाजी की लापरवाही पर हुआ। कैसे वो अपनी सगी औलाद की औलाद से लापरवाह हुए बैठे थे। कल दाऊद का रवैया, उसका डर कर गले लगना, रोना, मासूम हरकतें कहीं ना कहीं किश्वा का दिल मोम कर गए थे। वो मशरकी लड़की जिसने लफ्ज़ मोहब्बत को सख्ती से महरम के साथ जोड़ दिया था, उसका दिल अपने महरम की तरफ से नर्म होना फर्जी था। किश्वा पहले तो इधर उधर देखने में मसरूफ रही, फिर खुद ही उठकर दाऊद के कमरे की अलमारी सही करने की गर्ज से स्लीपर पहनती लकड़ी की अलमारी के सामने खड़ी हुई। एक पट खोलते ही खांसते हुए पीछे हुई। माथे पर बेशुमार बल पड़े। उसकी नफासत पसंद तबीयत पर गफूर की लापरवाही बहुत नागवार गुजरी। सारी शर्ट्स पैंट्स बिखरी उलझी पड़ी थी, एक भी इस्त्रीशुदा नहीं थी, सब सिलवट से अटी हुई थी। कपड़े निकालकर उसने 2 सीटर पर रखकर उन्हें तय करना शुरू किया। तकरीबन सारी ही पैंट्स और शर्ट्स थीं, कुछ ट्राउजर्स भी थे। किश्वा ने उसके कपड़े तय करने के बाद सही से उन्हें रखा। अब वो अपने शादी से पहले वाले कमरे की तरफ बढ़ी ताकि अपने कपड़े लाकर दाऊद की अलमारी में सेट करे। ये क्या कर रही हो तमन्ना? हुस्ना बुरी तरह चीखी थी। सामने खंबे से गाड़ी को मारते तमन्ना बहुत रिलैक्स थी, कुछ खास नहीं, एक तीर से 2 शिकार। गाइस, पता नहीं कैसे ये एक्सीडेंट हो गया, ब्रेक भी नहीं लगी। अल्लाह का शुक्र, हमारा बड़ा एक्सीडेंट होने से बच गया। मोबाइल के कैमरे का रुख अपनी तरफ करती वो नम आंखों से बोली, जी जी, मैं और हुस्ना बिल्कुल ठीक हैं, आप लोगों की दुआएं जो हैं। कहाँ जा रहे हैं आप गफूर भाई? सीढ़ियाँ उतरते हुए रास्ते में गफूर को देखकर किश्वा ने पुकारा। वो, बीबी जी, मैं छोटे साहब की दवाई देने जा रहा हूँ। आज 2 दिन बाद याद आया आपको कि दवाई देनी है? सख्त आवाज़ पर गफूर हड़बड़ाया। नहीं बीबी जी, वो आप थीं तो क्या? तो क्या मैं अब उन्हें छोड़कर जा रही हूँ जो आपके अंदर की हमदर्दी जाग गई? वो नहीं जी। गफूर सटपटा गया। कमरे की हालत का गुस्सा भी उसी वक्त निकला था। मुझे दवाई वाली पर्ची दे दीजिएगा, मैं खुद देख लूँगी कि कब कौन सी दवाई देनी है उन्हें। लहजा हनूस सख्त था। नकाब के बावजूद उसकी आवाज़ का रोब महसूस होता था। बीबी जी, ये छोटे साहब की दवाई आ जानी थी, मैं ले आया था। अपने पुराने पोर्शन की तरफ जाते उसके कदम गफूर की पुकार पर फिर से रुके। इधर रख कर जाए, मैं ले लूँगी। अपने कमरे में कदम रखा तो उसकी आंखें नम हुई। सुरिया बेगम उसके ड्रेसिंग टेबल पर मौजूद फैमिली फ्रेम को सीने से लगाई खड़ी थी, जिसमें उसकी और फरीद साहब की खिलखिलाती तस्वीर मौजूद थी। मम्मा, पीछे से जाकर वो उनसे लगी थी। वो भी माँ थी, कब तक नाराज़ रहती? नाराज़गी भी तो उसकी भलाई की वजह से ही कायम रखी थी, मगर अब क्या कर सकते थे? जो किस्मत में लिखा था हो गया। मम्मा, मुझे माफ़ कर दें प्लीज़, मैं बेबस थी। माँ के चेहरे को हाथों में भरे मुल्तजी लहजे में वो बोली, मेरी जान, तुम ही तो मेरा कुल असासा हो। उसके माथे पर लब रख के वो उसे यकीन दिला गई कि अब वो उससे नाराज़ नहीं है। आई लव यू ममा, यू आर द बेस्ट ममा इन द वर्ल्ड। मक्खन मत लगाओ, ये बताओ उस पागल ने कोई? मम्मा प्लीज़, अब दाऊद को ऐसे तो ना पुकारें। वो खफा हुई। किश्वा, सीरियसली? अच्छा मुझे बताओ, मेरा तो टेंशन से बुरा हाल है। मम्मा, दाऊद बहुत मासूम है, आप यकीन करें। आपसे ज़्यादा डर तो मुझे लग रहा था, मगर मम्मा ऐसा कुछ भी नहीं जैसा सब समझते हैं। मम्मा, दादी को कुछ मत कहिएगा, यह सब उन्होंने अपने नवासे की मोहब्बत में किया है। किश्वा ने सीरियस अंदाज में कहा। उन्हें तो शुरू से ही आदत है, एक बंदे की वजह से वो दूसरे का ना सिर्फ दिल दुखाते हैं बल्कि उसके साथ ज्यादती भी कर जाते हैं। वो कभी एतदाल या इंसाफ नहीं कर पाए, हमेशा अपनी पसंद को आगे रखा।
वो अफसोस से कहते किश्वा को खुद से लगा गई। मेरी जान, मुझे मालूम है मेरी बेटी बहुत फर्माबरदार है, मगर मैं भी माँ हूँ और तुम मेरी इकलौती औलाद हो। कितने अरमान थे मेरे। मम्मा, जब दाऊद ठीक हो जाएंगे ना तो आप सारे अरमान पूरे कर लीजिएगा। कितना यकीन था उसके लहजे में। सुरिया बेगम लब भींच गई। मेरी जान, शराब के पीछे दौड़ते दौड़ते असल से हाथ ना धो बैठना। उसका गाल थपथपा कर वो उसे बहुत कुछ समझाना चाह रही थी। मम्मा, आप घर वाले दाऊद के बारे में वो सब क्यों कहते हैं? आखिर इस सब के पीछे की वजह तो बताएं। बेटा, उनकी बात नीचे से आते शोर की आवाज़ों पर कट गई। दादी के हाथ पांव ही फूल गए। तमन्ना के एक्सीडेंट की बाबत सुनकर नवीद जतोई भी अपना काम शाम छोड़कर जतोई हाउस में मौजूद थे। आखिर को सगी बेटी जो थी उनकी। सईद साहब ने भी जब हुस्ना के साथ मौजूदगी का सुना तो वो भी फौरन छोटे भाई के साथ ही घर आ गए। अंसर भी छोटी बहन का सुनकर परेशान हुआ। दादी, मुझे समझ नहीं आई कि कैसे। दादी, गाड़ी की ब्रेक्स काम नहीं की। मैंने बहुत कोशिश की, मेरे साथ हुस्ना भी थी। आंखों में बेतहाशा नमी समोई वो दादी के गले लगी हादसे के बारे में बता रही थी। गाड़ी का एक्सीडेंट सुनकर सुरिया बेगम भी दहल गई। पुराने जख्म हरे हुए। दादी, गाड़ी का इतना नुकसान हो गया। अरे भाड़ में जाए गाड़ी, जान से बढ़कर है क्या? छोटी बहू, बड़ी बहू, मेरी बच्चियों का सदका दो। आइज सदके के बकरे मंगाओ। अल्लाह ने खैर की, मेरी बच्चियां बच गईं। मुताफिक्र तो किश्वा भी हुई थी। खड़े क्या हो आइज जैद, अभी तक गए नहीं? दादी की करख्त आवाज़ पर वो दोनों गायब हुए। हुस्ना के चेहरे की तो अभी तक हवाइयाँ उड़ी हुई थी। हुस्ना, तमन्ना, ठीक हो ना तुम दोनों? हाँ हाँ, हम ठीक हैं। हुस्ना के अटकने पर तमन्ना ने उसे कोहनी मारी। किश्वा है, हम ठीक हैं। तमन्ना मीठे लहजे में बोली। अच्छा, अल्लाह का शुक्र है। अंसर हुस्ना के पास अपने हिसार में उसे लिए बैठ गया। ठीक हो ना बच्चे? जी भाई, मैं भी कज़न लगती हूँ, तमन्ना खफगी से बोली। तुम्हारे फैंस काफ़ी नहीं तुम्हारी अयादत के लिए? खैर, फिर भी कैसी हो? जेलिसी भी पाई जाती थी अंसर सईद जतोई। नॉट एट ऑल, बल्कि मुझे खुशी है तुम अपनी इकलौती रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से निभा रही हो। तमन्ना मुस्कुराई ज़बरदस्ती का फर्जी सा। अच्छा चलो तुम लोग रेस्ट करो, मैं ममा और चाची को भेजता हूँ। एक बेध्यान सी नज़र अंदर आती किश्वा के छुपे वजूद पर डाली और फिर वो बाहर निकलता गया। अरे किश्वा, तमन्ना एकदम सीधी खड़ी हुई तो हुस्ना दांतों तले जुबान दबाकर रह गई, क्योंकि बकौल उन दोनों के। तमन्ना के पाँव पर जोर लगाए जबकि हुस्ना के बाजू पर। किश्वा ने स्पाट आंखों से पहले तमन्ना की सही सलामत टांग को देखा और फिर तमस्कर से मुस्कुराते चेहरे को। ऐसी भी क्या ज़रूरत पड़ गई झूठ बोलने की, जो सब घर वालों के जज्बात से खेल रही थी दोनों। वो एक्चुअली डियर स्वीट कज़न, मैंने तुम्हारी गाड़ी की चाबी पकड़ानी थी। अनफॉर्चुनेटली, ओप्स, लकीली ये बच गई। गाड़ी की चाबी उसे थमाकर चलती वापस वो अपने बिस्तर पर लेट गई। किश्वा ने चाबी मुट्ठी में भींची। बुज़दिल होते हैं वो लोग जो दूसरों की चीज़ों से हसद करके उनकी चीज़ों को बर्बाद करके जश्न मनाए। अगर गाड़ी ख़राब हो सकती है तो दोबारा ठीक भी हो सकती है, मगर उस गाड़ी की मालिक मैं ही रहूँगी, कल भी और आज भी। सही दुखती रख पर पाँव रखा था। बात गाड़ी की नहीं थी। वो दोनों एक छोड़ कितनी गाड़ियां खरीद सकती थी। बात तो दाजी की तरफ से मिलने वाली गाड़ी की थी, जो उसे नहीं बल्कि किश्वा को मिली थी। सॉरी किश्वा, मैंने जानकर नहीं किया। अगर मुझे पता होता कि ऐसा कुछ हो जाएगा तो मैं हरगिज तुम्हारी गाड़ी ना लेकर जाती। दादी को आते देख आवाज़ शहद में डूबी। कोई बात नहीं तमन्ना, तुमसे बढ़कर तो नहीं है ना गाड़ी। अच्छा हुआ पता लग गया कि गाड़ी की ब्रेक्स के बारे में। दादी, आप उसे चेक ज़रूर करवाइएगा। जोश की बजाय होश से काम लेना किश्वा फरीद को आता था। किश्वा अपने हाथ में अपने इस्त्रीशुदा कपड़े थामे कमरे में आई। कमरे में घंघोर सन्नाटा था। दाऊद भी बेड पर मौजूद नहीं था, शायद वॉशरूम में हो। सर झटक कर अलमारी के पट को खोला जब किसी ने सख्ती से उसे शानों से थाम कर सीधा किया। इससे पहले कि वो चीखती, भारी खुरदरा हाथ उसके नाजुक होंठों को दबा गया। किश्वा की आंखें खौफ की शिद्दत से फटी, मगर सामने दाऊद को देखकर दिल में यक गुना सुकून भी आया। दाऊद ने उसके हाथ में कपड़े सूटों को बेड पर उछाला। क्या हुआ दाऊद, कहाँ थी? किश्वा ने चौंक कर उसे देखा, आंखों में बेतहाशा हैरानगी। उसका अंदाज कहीं से भी अब नॉर्मल नहीं था। दाऊद, उसे समझ नहीं आया वो क्या कहे। कहा था ना नहीं जाना। एकदम बेरब्त टूटे फूटे जुमले बोलता गहरे गहरे सांस लेने लगा वो। दाऊद, क्या हुआ? किश्वा के हाथ पांव फूले। कमरे में मौजूद पानी की बोतल खाली थी और जग में भी पानी नहीं था। बाहर पड़ी पुरानी बोसीदा फ्रिज, वो भी बरसों से बंद पड़ी थी। किश्वा भागते हुए निचली मंजिल से पानी लेकर आई। पानी का ग्लास उसके मुंह के साथ लगाया। दाऊद अब ठीक था, मगर किश्वा की टांगें डर के मारे कांप रही थी।
दाऊद ने उसकी कलाई मजबूती से थाम ली, जैसे अब उसे कहीं नहीं जाने देगा। किश्वा भी कितनी देर उसके पास बैठी रही। दाऊद, खाना? थोड़ी देर बाद खामोश कमरे में किश्वा की आवाज़ गूंजी, मगर दाऊद ने कोई जवाब नहीं दिया। दोनों बेड से नीचे पाँव लटकाकर नुक्कड़ पर बैठे थे। कितनी देर वैसे ही बैठे रहने से उसकी कमर अकड़ी थी। जब दाऊद का सर ढलकता उसके कंधे पर आ गिरा, किश्वा ने चौंक कर उसे देखा। अभी थोड़ी देर पहले ही तो वो जागा था, फिर गनूदगी में चला गया। ये बात उसके लिए बाइसे तशवीश थी। किश्वा ने धीरे से तकिया बेड के दरमियान किया और दाऊद का सर वहां रख दिया। खुद दुपट्टा सही करने के लिए उसने शीशा तलाशना चाहा, मगर कमरे में कहीं भी इस नाम की कोई चीज़ मौजूद ना थी जिसमें वो अपने अक्स को देख सकती। ये इत्तफाक था, किश्वा सोच कर रह गई। अपने बैग से छोटा सा शीशा निकालकर कमरे में मौजूद कील के साथ लटकाया। ये शीशा उसे बचपन में फरीद साहब ने दिलवाया था, जिसे उसने अपने हाथों से डेकोरेट किया था। छोटे छोटे कागज़ के फूलों के साथ मोती जोड़े थे। शीशा लगाने के साथ उस पर अपना अक्स देखा तो बुरी तरह चौंक कर रह गई। उसके गाल और जबड़े से थोड़ा ऊपर सुर्ख लकीरें थी, नाखून से खुरचने वाली लकीरें। उन्हें छूते उसकी सिसकी निकली। किश्वा सोए हुए दाऊद के करीब गई और उसने दाऊद के हाथों की तरफ देखा, जहां नाखून अजीब टेढ़े मेढ़े से बड़े हुए थे। बालों की जिल्द सख्त खुरदरी सी हुई थी और पाँव का हाल भी अजीब था। गफूर की एक और गलती। वैसे मैं तुम्हें मान गई तमन्ना, तुमने कैसे सब घर वालों को अपनी तरफ मुतवज्जो किया और साथ साथ किश्वा की गाड़ी का नुकसान भी करवा दिया। ऐलान करवा दो, उसकी कदरें ऊंची आवाज़ पर वो तप कर बोली थी। हुस्ना ने जबान होंठों तले दबाई जब मैसेज की बीप ने उसका ध्यान अपनी जानिब खींचा। आज यूनिवर्सिटी क्यों नहीं आई? शहरियार का मैसेज था। इतना सा मैसेज उसके होंठों पर मुस्कुराहट लाने की वजह बना। क्यों मिस किया मुझे? लिखकर फ़ोन बंद किया, क्योंकि तमन्ना उसके पास ही मौजूद थी। उसकी नज़रों से बचना मुश्किल था। अगर तमन्ना को शक पड़ जाता तो उससे क्या बई, वो उसका लिहाज किए बगैर उसका फ़ोन छीन लेती। क्या हुआ? इतना मुस्कुराया किस खुशी में जा रहा है? नेल फाइलर से अपने नाखून तराशते तमन्ना ने आंखों को कदरे छोटा करके तफ्तीशी अंदाज में पूछा। क्यों? कुछ नहीं। तुम क्यों मेरी मुस्कुराहट से जल रही हो? हुस्ना ने तमन्ना का ध्यान बटाना चाहा। इतने तुम बाजारे हुस्न की हुस्ना जो तुम्हारी मुस्कुराहट से जलूंगी मैं? बाजारे हुस्न? हाउ हाउ चीप और जेलस। और जेलसी तो तुम्हें होती है, मायनी खेज अंदाज में कहती वो उसे तपाने में कोई कसर ना छोड़ रही थी। फोन पर आती कॉल पर हुस्ना अपना फोन थामे शरारत से आंख दबाती वहां से निकलती चली गई। पीछे तमन्ना अपने तराशे नाखूनों वाली उंगलियों को ठोड़ी तले रखे सोच में डूबी। किश्वा जाने कितनी देर दाऊद को देखती रही, फिर वॉशरूम से नीम गर्म पानी का टब भर कर लाई। बेड पर पाइंती के पास टब रखकर दाऊद के पाँव उसमें डलवाए। एक सकून की लहर दाऊद की बंद आंखों वाले चेहरे पर दौड़ गई। किश्वा अपने नर्मो नाजुक हाथों से झाग वाले पानी के साथ दाऊद के पाँव साफ करना शुरू कर गई। फिर हाथ में पकड़े नेल कटर से आहिस्ता आहिस्ता उसके सारे गैर ज़रूरी नाखून तराशती गई। दाऊद के पैरों में बैठकर उसके पाँव धोने में उसे ज़रा भी शर्म नहीं आई, न करेहत महसूस हुई, क्योंकि उसके मुताबिक ये उसका फ़र्ज़ था और वो एक वफादार और मोहब्बत करने वाली लड़की थी। उसके पाँव साफ करने के बाद अब हाथों के नाखून काट रही थी जब गलती से दाऊद की उंगली का मांस कटर के अंदर आया। किश्वा तड़प के मारे सिसकी और बेसाख्ता अपनी उंगली होंठों तले दबा गई। रुखसती के बाद से दिन ब दिन उसकी कैफियत दाऊद के लिए अजीब सी होती जा रही थी। दाऊद के लिए जज्बा हमदर्दी, फिक्र और फिक्र से बढ़कर फ़र्ज में ढल चुका था ये सब। ये तो अभी शुरुआत। थोड़ी देर फ़ोन पर मम्मा से बात करने के बाद उसका इरादा दाऊद के साथ अपने कपड़े इस्त्री करने का था, मगर कमरे में स्टैंड होता तो फिर ही ना। वो अब इतना सा काम करने के लिए भी इतनी सीढ़ियाँ उतर कर जाती। उसे कमरे के खालीपन का शिद्दत से अंदाज़ा हुआ। अगर वो दिमागी तौर पर सही नहीं था तो उसे सही करने की कोई खातिर ख्वाह कोशिश भी नहीं की गई थी। अगर वो बिखरा हुआ था तो किसी ने समेटने की ज़रूरत भी महसूस नहीं की थी। ना उसके खाने के वक्त पर ध्यान दिया जाता, ना दवाइयों का, ना कपड़ों का, और ना ही इर्द गिर्द के माहौल का। तो क्या असर पड़ता उसके दिमाग पर, जो माँ के बगैर वो सदमा लिए बैठा था। किसी ने आगे बढ़कर उसे गले नहीं लगाया। ददियाल तो सालों पहले छोड़ दिया था। माँ के बाद ननियाल भी कुछ ना रहा। मम्मा से बात करूं? मम्मा से क्यों, दाजी से क्यों नहीं? दिल से आती आवाज़ उसके कदम नीचे की जानिब चला गई। दाजी? मगर दाजी अपने कमरे में ही नहीं थे। यकीनन अपनी चहीती के कमरे में होंगे। दादी, तमन्ना से ही इतनी मोहब्बत क्यों? हम भी तो आप ही के बच्चों की सगी औलादे हैं। मगर तमन्ना के सामने ये कहकर उसे खुद पर हंसने का मौका नहीं दे सकती थी वो।
किश्वा का रुख तमन्ना के कमरे की तरफ था। वहाँ बस दाजी मौजूद नहीं थे, घर के सब बड़े भी मौजूद थे। अच्छा था, किश्वा के पास बात करने का सही मौका था। दादी, मैं आ जाऊं? अरे आ जाओ बच्चे। यह आवाज़ ताया जी की थी। घर के सब बड़े उसकी दाऊद से शादी के बाद कुछ ज़्यादा ही मेहरबान हो चुके थे। अस्सलामुअलैकुम, सबको सलाम किया। दादी, मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी थी। संजीदा लहजा हमेशा की तरह तो उसके लिए कोई भी नहीं चौंका था। आप अपने दूसरे पोती पोतियों की शादियां ऐसे करेंगे? बहुत ही अजीब सवाल था। सब चौंक गए। क्या मतलब किश्वा बेटा? दादी ने हैरत से उसे देखा। मैं जहेज के सख्त खिलाफ हूँ दादी। सवाल गंदुम, जवाब चना के मुतरादिफ था। क्या? खमसा जतोई ने फिक्रमंदी से कहा। मैं जहेज के सख्त खिलाफ हूँ दादी। मुझे तो आपने बोझ समझकर सर से उतार दिया, मगर आपके नवासे के साथ तो एक और जिंदगी जुड़ गई है जो अकल भी रखती है, जिसे जिंदगी गुजारने के लिए जरूरियात जिंदगी की अशद जरूरत है। दादी समेत बड़े ताया और चाचू शर्मिंदा हुए। ताई और चाची भी नजरें चुरा गई। किश्वा, आप ही इतना इशू करने वाली कोई बात नहीं। आज आप सब ऑर्डर कर दें, जो सामान मंगवाना है। अगर कोई मदद चाहिए तो बताइएगा। मीठा लहजा, दिखावे वाला। शुक्रिया तमन्ना, ज़रूरत नहीं। तुम अपने हाथ का ध्यान रखो, उसका सही होना सबसे ज़रूरी है। किश्वा बच्चे, आपको जो जो सामान चाहिए आप सब बता दो, कल तक सब आपको मिल जाएगा। दादी ने नर्म लहजे में कहा। जी ज़रूर, गाड़ी भी सही करवा दीजिएगा दादी। वो कमरे से निकल गई। तमन्ना बेटा, ये बड़ों का मामला है, आपको बोलने की ज़रूरत नहीं थी। गोके दादी ने तमन्ना को नरमी से कहा, मगर फिर भी वो उस बात पर दांत पीस गई। काश वो किश्वा के सामने तमन्ना को टोकते ताकि वो बदगुमान ना होती।